Sardar Patel had to face many problems within India, within various states, within Kashmir. Now, in Kashmir, there was a different problem. Then he speaks about it. यह तो ठीक है कि खूब मारपीट हुई, उन्होंने भी बहुत बुरी तरह काम किया और हमने भी बहुत बुरा काम किया। दुनिया में हमारी बदनामी हुई, जगत के सामने हमें सिर झुकाना पड़ा। ठीक है, जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन तुमको ये क्या ज़रूरत थी कि बाकी हिंदुस्तान में घुसने की कोशिश करो? आप क्यों जूनागढ़ के दरवाजे पर आ बैठे? क्या ज़रूरत थी आपको? यहाँ तक कहाँ से आया पाकिस्तान? आपके बहाने, आपके कहने से ही तो हिंदुस्तान के इस तरह दो टुकड़े बनाए गए। उसके बाद भी टुकड़े करने हो तो मैदान में खुली बातें करो। इस तरह से क्या करते हो? जूनागढ़ के बारे में नवाब साहब को सलाह दी कि आप पाकिस्तान में शरीक हो जाओ तो आपको स्वर्ग मिल जाएगा। वह यहाँ मिल गया, अब बेचारा कराची जाकर कैदी बनकर बैठ गया। अब उसके दिल की हालत पूछो, खुदा को याद करता होगा। उससे पूछो कि जूनागढ़ में, हिंदुस्तान में जेल में रहना वो ठीक था, हिंदुस्तान में रहना ठीक था, या जेल में रहना अच्छा है, या पाकिस्तान के स्वर्ग में? अब उन्होंने कश्मीर पर अड्डा लगाया है। तब फिर हमने पूछा कि भाई आप कश्मीर क्यों जा रहे हो? तो कहने लगे कि हम तो वहाँ कुछ नहीं करते, कश्मीर में तो आज़ाद गवर्नमेंट है, वो आज़ाद बनी है, जिसे कश्मीर के मुसलमान चला रहे हैं। लेकिन यह बात ज़्यादा दिन नहीं चली, असली बात खुल गई। वहाँ फ्रंटियर सरहद के मुसलमान गए, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से हथियार, कपड़ा, खाना पीना सब सामान दिया। उनको मोटर लारी और लड़ाई की सब चीज़ें दी। उनको लड़ाई की तालीम देने के लिए पाकिस्तान के अफसर भी भेजे गए। तब हमने पूछा, ये क्या कर रहे हो, खुली लड़ाई क्यों नहीं करते? तो कहने लगे हम कुछ नहीं करते। इतना होते हुए भी हमारा कोई झगड़ा नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया हमने। हमारी तरफ से, हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से, सारी दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों की जमायत को, जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, लिखा गया कि भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देश की सरकारें आपके यहाँ शरीक हैं, आपकी संस्थाओं पर, आपके संगठन में शामिल हुए। इससे आपके कानून से हमारी सीधी लड़ाई नहीं कर सकते, तो आप उसका फैसला कीजिए कि इस लड़ाई में पाकिस्तान का कितना हिस्सा है। जब हमने यूनाइटेड नेशंस को इस तरह से लिखा, तब उनकी तरफ से जफरुल्लाह साहब कहते हैं कि वहाँ क्यों गए, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, अपना मैल और मैला कपड़ा बाहर धोने के लिए क्यों उधर जाते हो? वह धोना हो तो अपने घर में धो। अभी 4 महीने तक हम पंजाब में अपना मैला कपड़ा धोते रहे तो पूरा नहीं हुआ। अभी कहते हैं कि घर में अच्छी तरह से धो, अच्छी बात है। अब अपनी गवर्नमेंट में मैं सलाह दूंगा कि अजी ज़फ़रुल्लाह साहब कहते हैं कि आप वहाँ क्यों गए? हिंदुस्तान की सरकार को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ नहीं जाना चाहिए था। आपको अर्ज़ी वापस ले लेनी चाहिए, फिर आपस में लड़ लेना इससे अच्छा है। ठीक है, यदि वो चाहते हैं हम अर्ज़ी वापस ले लें, मगर हमें बताइए कि दूसरा रास्ता क्या होगा। फिर तो
हम सियालकोट और लाहौर होकर जाना पड़ेगा। यदि वह पसंद है तो फैसला करना अच्छा है, लेकिन इस तरह से कहना और बार बार सरकार झूठ बोलना मेरी समझ में नहीं आता। यह उससे बाहर है। यह किस तरह का पाकिस्तान चलेगा, ऐसे किस तरह चलेगा? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान गिरेगा तो इसी तरह से ही गिरेगा। जब हम आपस में बैठ के बात करते हैं तो ठीक है भाई, हाँ भाई, रईस और सभी लोग बैठ के बात करते हैं। रेडर्स लोग कश्मीर में गए हैं, वे फ्रंटियर से आए हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे मानते नहीं। आज तो हम कितना भी उन्हें कहें, लेकिन वे लोग नहीं मानेंगे। उधर बाहर की दुनिया से कहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, हमारा इसमें कुछ हिस्सा नहीं है। हमने कहा तुम्हारे घर में से होकर वे उधर चले गए, तुमने यहाँ से उनको रास्ता फिर क्यों दिया? आप सब सामान उन्हें खरीद के क्यों देते हो? यह क्या बात है? तो वो कहते हैं कि तुम कुछ भी करो, हम तो उनको समझा देंगे, लेकिन तुम अपना घर संभालो। अब इस तरह से जो हालत बन गई है कि उसके लिए मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप लखनऊ में जमा हुए, आपने बहुत बड़ा जलसा किया, 56,000 मुसलमान यहाँ जमा हुए। आप सब लोगों की अगर ये राय है कि पाकिस्तान कश्मीर में जो कुछ कर रहा है वह गलत है, तो क्यों आपकी ज़ुबान नहीं खुलती? आप क्यों नहीं बोलते कि यह गलत रास्ता है? जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में इस तरह नहीं बोलेंगे, तब तक हमारा काम बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। जहाँ वे बुरे काम करते हैं, बुरे काम होते हैं, और उनके बारे में यदि हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं बोलेंगे, खुले दिल से नहीं बोलेंगे, खुले दिल से उनको बुरा नहीं कहेंगे, तो फिर उनको शिकायत नहीं करनी चाहिए कि उनकी वफादारी की तरफ किसी का अंदेशा है। तब हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि मैं मुसलमानों का दोस्त हूँ, और दोस्त का काम है कि सच्ची बात कहे और धोखेबाजी ना करे। तो मैं कभी मुसलमानों के साथ गलत बात नहीं करूँगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों की वफादारी का वक्त आ गया है। उनमें से प्रत्येक के दिल में हिंदुस्तान के लिए पूरी पूरी मोहब्बत हो, और वह समझे कि उससे हिंदुस्तान में रहना है। उन्हें समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान से उनका कोई कल्याण होने वाला नहीं। पाकिस्तान उनकी रक्षा नहीं कर सकता। तब उनका कर्तव्य हो जाता है कि जिस नाव में वो बैठे हैं उसी नाव का हित चाहें, क्योंकि उसी नाव में उनको चलना है, उसी में बैठना है, उसी में आगे बढ़ना है। नाव चलाने के लिए भी साथ देना पड़ेगा। तो जिस तरह से पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, उसमें उन्हें ठीक ठीक सीधी बात कहनी पड़ेगी कि वह रास्ता गलत है, इस रास्ते में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यह कहा जाता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में यदि लड़ाई होगी तब उसमें से भी साथ देंगे। अरे भाई, वहाँ तक तो ना जाओ, खुली बात तो करो। पीछे हम देखेंगे कि कैसे बात होती है। लड़ाई होगी तब उसे देखा जाएगा कि कौन किस पर भरोसा करता है। सच्ची बात तो यह है कि दो घोड़ों पे सवारी नहीं हो सकती, एक घोड़े पर ही सवारी होगी। अपना घोड़ा पसंद कर लो। लखनऊ ही के कई लोग अपना घोड़ा पसंद कर लिया, ऐसा समझ लिया, दो घोड़ों की सवारी करना नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तब वहाँ लखनऊ मुस्लिम लोग का एक लीडर थे। उनमें
उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो मैंने साफ साफ कह दिया था कि आप इधर सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन की बातें करते हैं, यह बातें करके आप हिंदुस्तान के टुकड़े कराए। अब जो बाकी हिंदुस्तान बचा है उसका भी आप टुकड़ा कराना चाहते हो क्या? यही इरादा हो तो आप मेहरबानी करके आप पाकिस्तान चले जाइए, आपके इधर रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। तब वे पाकिस्तान चले गए, यह ठीक हुआ, अच्छी बात हुई। अब कौन कहता है तुम पीछे लौट जाओ? भाई, हम भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी जल्दी जल्दी मिल जाएं। यह तो तब कह रहे थे, यह तो तब हो सकता था जब पाकिस्तान का स्वाद खाते खाते दांत खट्टे होकर फिर गिर जाएंगे, तब आगे की बात करेंगे। अभी तो आप वहीं बैठो, लेकिन हमको अपना काम करने दो। हम कहते हैं कि हमारे यहाँ जो 4 करोड़ मुसलमान हैं उनके हम ट्रस्टी। तो मैं हिंदू भाइयों से, जो हमारे आरएसएस वाले नौजवान भाई हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप कुछ अपने दिमाग से काम लीजिए, अक्ल से काम लीजिए और समझ से काम लीजिए, जिससे हमारा भी काम हो जाए और दुनिया में हमारी बदनामी भी ना हो। इस तरह से हमें काम करना चाहिए। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो 4 करोड़ मुसलमान हमारे इधर पड़े हैं, उनके साथ कोई भी छेड़छानी मत करो। जिस छेड़खानी से आप उनको अलग करोगे, उनका माइंड अलग होगा, उतना ही वो हमारे ऊपर बोझ बढ़ता जाएगा। क्योंकि एक तो उसके लिए हमें ज़्यादा पुलिस रखनी पड़ेगी, हमारे संभालने की चीज़ तो वहाँ पड़ी है, इधर क्यों संभालते हो? इधर इनको आराम से रहने दो। जिनके दिल में पूरी वफादारी नहीं होगी वे अपने आप चले जाएंगे, वे इधर रह ही नहीं सकेंगे। इधर इतनी गर्मी होगी कि वह सब हट जाएगा, इधर रहेगा ही नहीं। यदि एक भी ऐसे मुसलमान है जो हिंदुस्तान के प्रति वफादार हैं, ऐसे जो भी मुसलमान हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई में हमारा साथ दिया और हमारे साथ मोहब्बत से रह रहा है, यहाँ से जाना पड़ेगा तो उसके लिए बड़े शर्म की बात है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो हमें इस तरह काम करना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान से साफ साफ कह देना चाहता हूँ मैं कि हम कहते हैं कि हम वफादार हैं, तो ज़बान के कहने से काम नहीं चलेगा। लीग वाले बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट बार बार कहती है कि इधर जो माइनॉरिटी है हम उसकी रक्षा करने में पूरा इंतज़ाम करें, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनसे आप पूछिए कि वह कैसा इंतज़ाम करते हैं। आज सिंध में रहने वाले हिंदू हमारे पास चिट्ठी लिखते हैं कि वो बहुत दुखी हैं। 2 महीने हो गए, मैंने बम्बई से कुछ जहाज़ भेजने का बंदोबस्त भी किया और कहा था कि वे इधर चले आओ। उस समय पर उन लोगों ने आपस में कुछ फूट पड़ गई। कुछ हमारे अपने लोग भी कहने लगे कि वहीं नहीं, सिंध में कोई दिक्कत नहीं, और वहीं रह गए, वहीं उनको रहना है। सिंधी मुसलमान भी यही चाहते हैं, ठीक बात है, लेकिन सिंधी मुसलमान को खुद वहाँ उनकी चलती ही कहाँ है? वहाँ तो लखनऊ के मुसलमान की या पंजाब के मुसलमान की चलेगी, वहाँ सिंध के मुसलमान की क्या बात चलेगी? तो पाकिस्तान तो उस प्रकार बना है, उस कानून से काम नहीं चलेगा, जिससे किसी एक की सत्ता से काम नहीं चलेगा। वहाँ तो हर आदमी नवाब हो जाएगा
और अपनी अपनी मर्ज़ी से जैसा दिल आएगा वैसा काम चलाएगा। कोई उसे कब्ज़े में नहीं रख सकता। आज ऐसी हालत वहाँ शुरू हो गई है। तो वहाँ से सब हिंदू लोग लिखते हैं कि हम उनके लिए वहाँ रहना, अब उनके लिए वहाँ रहना बहुत मुसीबत पड़ गई है। वे वहाँ से निकलना चाहते हैं, वहाँ नहीं रह सकते। तो 8-10 लाख हिंदुओं के लिए हम जो इंतज़ाम होता है वहाँ करेंगे, वहाँ से निकालना है। इधर कई लोग कहते हैं कि इतने ही मुसलमान इधर से निकालो, यह ठीक बात नहीं है। इस रास्ते से हमारा काम नहीं चलेगा। यदि हमें पाकिस्तान के साथ हिसाब करना होगा तो वह इधर के मुसलमानों के साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम ठीक रास्ते पर चलें और अपने दिमाग पर काबू रखें और हमारे पास इतना सामान है कि हम पाकिस्तान के लड़ने की ख्वाहिश को भी पूरा कर दें तो हमारा वे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कल से हमारा क्या काम है उसको हमें समझना है। लेकिन यहाँ पर अपने घर में सब ठीक ठाक रहना है, मिलजुल के रहना है। और उसके लिए हमें कोई किसी किस्म की बाहर के आदमी की ना हमें उस सलाह की ज़रूरत है। हम अब आपस में बैठ के सोच समझ के इसको घर को अच्छी तरह से चलाते रहें, वही मेरी सलाह है।